सो लास्ट लेक्चर तक हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का हमने डेफिनेशन देख लिया था। इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हमारे पास थे वो हमने देख लिए थे। नेक्स्ट थिंग, हम फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने देख लिया था। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, 4-5 फैक्टर्स हमारे पास थे जो हमने देख लिए। नेक्स्ट, फिर पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या होता है ये हमने बात कर लिया था। और सबसे लास्ट हम लोगों ने जो एंड किया था कल का लेक्चर वो एग्जांपल्स पे था। और एग्जांपल हमने सेकंड पीरियड एग्जांपल लिया था, सेकंड पीरियड को एग्जांपल के फॉर्म में कंसीडर किया था और उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट किया था, राइट। सो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर तक बात कर लिया है। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो सर ये ब्लैक, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पीरियड थर्ड। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की हम बात करें तो हमारे पास थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, पहला केस तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ट्रेंड है। जेड इफेक्टिव बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। ओके, तो सबसे पहला ट्रेंड तो हमारे पास इसी के बेसिस पे आ जाने वाला है ये। बट इसमें आप ध्यान रखें कि हमारे पास फॉस्फोरस हमारे पास P3 मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है। मैग्नीशियम हमारे पास जो है Mg वो S2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है। सो ये दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखने की वजह से अपने नियर बाई जो एलिमेंट है उससे आगे पहुंच जाएंगे। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में इस तरीके से स्विच हो जाएगा और फॉस्फोरस और सल्फर में हमारे पास ये स्विच हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जीज को लेकर, ठीक है, ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, so they have higher ionization energy than the respective element in their respective period. Okay, so the exact trend will be sodium, then aluminium, then magnesium, then silicon, then sulfur, then phosphorus, then chlorine. Okay, then organ. अब ऑर्गन का क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा तो होगा ही सही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। साथ ही साथ इसके पास P6 कॉन्फ़िगरेशन भी है। ओके, P6 कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ज्यादा तो होगा और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा, ठीक है। ऑर्डर तो आप सिंपली लिख सकते हो ये वाला, ठीक है, बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और ज्यादा हो जाएगा, तो हायर साइड पर हमारे पास और एक्स्ट्रा चेंजेस आ जाएंगे इसके आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड का ट्रेंड होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स के लिए, नेक्स्ट ग्रुप्स में सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा है, मैंने आपको ड्राइंग बताया है, टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल इंक्रीज होता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। हमारे पास ये ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जीज का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ग्रुप के लिए भी सेम यही ट्रेंड होगा। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हमारे पास होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ग्रुप से हमारे पास सेम यही ट्रेंड चलता है। यहां तक ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं
अदर ग्रुप्स के लिए हमारे पास और एक्स्ट्रा ग्रुप्स और कौन कौन से हैं, ये हमने बात कर लिया एस ब्लॉक का कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के लिए। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। यहाँ पोलोनियम और यहाँ एंस्टेटीन भी होगा। नेक्स्ट कार्बन फैमिली के लिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ये हमारे पास पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अब अगर इनमें आप आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमारे पास रेस्पेक्टिव जो ट्रेंड्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे। ज्यादातर हमारे पास सिंपल यही ट्रेंड आने वाला है आयनाइजेशन एनर्जीज का। जहां एक्सेप्शंस हमारे पास साइज में थे, सेम वही एक्सेप्शंस हमारे पास यहाँ पर भी होने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन ये, सेकंड यहाँ मिलेगा और थर्ड एक्सेप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे। बाकी सब कुछ रेगुलर ट्रेंड है, ठीक है। केवल इन्हीं में हमें क्या मिलेगा, आयनाइजेशन एनर्जीज में इरेगुलरिटीज मिलेंगी। और वो इरेगुलरिटीज हमारे पास क्या क्या है और उनके रीजंस क्या है, हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ तो ट्रेंड होगा हमारे पास ये, और इनके बीच में ट्रेंड होता है ये, जैसा कि मैंने आपको साइज के अंदर बताया। एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और गैलियम का होता है 31। तो गैलियम में इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले, गैलियम में 31st इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले 10 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स में आते हैं हमारे पास। सो एक्सेप्शंस, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ये फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास। इन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है आपके पास। सेकंड एक्सेप्शन आपके पास क्या रहा, इंडियम और थेलियम है। इसमें हमारे पास थेलियम का ज्यादा हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है टिन एंड लेड, इसमें लेड का ज्यादा हो गया। इन दोनों के लिए रीजन तो है हमारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। या आप बोल सकते हो ओवर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। क्या होता है हमारे पास थेलियम और लेड के लिए से हमारे पास पहले 14 एलिमेंट्स जो है f ब्लॉक में आते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। 4f का होता है फॉरवर्ड शील्डिंग, और उस फॉरवर्ड शील्डिंग की वजह से z इफेक्टिव हमारे पास कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है। और z इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से हमारे पास इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली हाई आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए और गैलियम का कम। बट यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, गैलियम में 31st इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले हमारे पास 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, जो फॉरवर्ड शील्डिंग हमें शो करते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से गैलियम का z इफेक्टिव हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 13 है और गैलियम का 31st है, ठीक है। 31st इलेक्ट्रॉन of gallium was filled
is filled after 10 electrons filled in 3D orbitals. Which have forward shielding. So Z effective increases ionization energy increase. Which gives this abnormal change in ionization energy of gallium. सेम यही स्टेटमेंट हमारे पास 4F के लिए आएगा इन दोनों के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली 3 सीरीज वहां पर होती हैं, 3D, 4D एंड 5D। ये 3 सीरीज हमारे पास वहां पर है। ठीक है, अगर आप इनमें बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे पास क्या होता है, एन इंक्रीज होता है, और एन इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो 3D के कंपैरिजन में 4D का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है हमारे पास। सो सेम यही चीज आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है। हमारे पास यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने की जगह पे ऑलमोस्ट क्या करती है, सेम शो करती है। तो इसका मतलब 3D के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, 4D के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी और 5D के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है। एक्सेप्शन क्या है? अब देखिए, होने में तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल ट्रेंड है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ज्यादातर एलिमेंट जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं उसको एक्सेप्शन की जगह एग्जाम्पल में काउंट कर लिया जाता है, और जो एक उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा होता है उसको एक्सेप्शन बोल दिया जाता है। तो हमारे पास स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम, ये हमारे पास इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इस ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है, इसके बाद से स्टार्ट होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ये आता है हमारे पास, स्कैंडियम का ज्यादा, इट्रियम का उससे कम और लेंथेनम का उससे कम, बजाय के इट्रियम और लेंथेनम का सेम होने के। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पहले भी बताई है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल्स देखिए बेटा, इसमें स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो लेंथेनम के बाद से, ये लेंथेनम हमारे पास है 57th एलिमेंट, उसके बाद से ही हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहे हैं सीरियम से। 58 आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो लेंथेनम से पहले हमारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने का रीजन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4F का जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास सीरियम से फिल होगा, 58 से फिल होगा। ठीक है, सो हाफनियम और इन बाकी सब एलिमेंट्स के साथ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होगा। ठीक है, बट इस पे नहीं होगा। रीजन समझ में आ गया होगा। और ये सब एलिमेंट्स जो है ये सब एक जैसा ट्रेंड शो करते हैं, जिनको मैंने रेक्टेंगुलर में बंद किया है, रेक्टेंगल में बंद किया है। आप ये देख सकते हो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब एक जैसा ट्रेंड शो कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें एक्सेप्शन की जगह एग्जाम्पल में काउंट कर लिया। और ये एग्जाम्पल होना चाहिए था, ठीक है, बट ये केवल 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें एक्सेप्शन में काउंट कर दिया डी ब्लॉक के लिए। राइट, सो डी ब्लॉक के लिए हमने 3D, 4D और 5D सीरीज के लिए देख लिया। जो एक्सेप्शन हमारे पास था वो हमने काउंट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सो डी ब्लॉक के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप इस तरीके से देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सभी को?
ठीक है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं 3D एलिमेंट, उनका आयनाइजेशन एनर्जी 4D के कंपैरिजन में ज्यादा है। 4D और 5D के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके yes sir. ओके, नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पर हमने एस ब्लॉक के लिए बात कर लिया, पी ब्लॉक के लिए बात कर लिया, डी ब्लॉक के लिए बात कर लिया, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक साथ मर्ज कर रहा हूँ, और उसमें अगर हम लोग ट्रेंड देखें आयनाइजेशन एनर्जी का, तो आपके लिए वो याद रखने के लिए, आपको किस तरीके से याद रखना है मैं वो अब आपको बता रहा हूँ। तो एस प्लस पी ब्लॉक को कहाँ पे हमारे पास रेगुलर ट्रेंड है और कहाँ पर इरेगुलर ट्रेंड है, इनको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें अगर आप ध्यान दें तो हमने जो एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं, लिथियम हमारे पास, नेक्स्ट जो एलिमेंट था यहाँ पे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही था। नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इस तरीके से आप बाकी सारे एलिमेंट्स को भी कंप्लीट कर लें। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टडीन, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। रेडॉन वैसे रेडियो एक्टिव है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पोलोनियम, हमारे जो लेड हमारे पास है, ये हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट है वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं, लेड के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब इनमें क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो इरेगुलरिटीज होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, वो इरेगुलरिटीज हमें केवल फर्स्ट जो हमारे पास है, पहले फर्स्ट पीरियड को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें तो दो ही एलिमेंट है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड के में ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इरेगुलर ट्रेंड मिलता है, ठीक है, पीरियड्स के अंदर। रेस्ट लास्ट के जो दो हैं हमारे पास, इनमें क्या होता है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है और इनके ऑर्बिटल्स में या इनके शेल्स में हमारे पास एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसीलिए वहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट इतना नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें रेगुलर ट्रेंड मिलता है। रेगुलर ट्रेंड का मतलब यहाँ आप लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर दो, सिंपल है, कहीं पे भी कोई इरेगुलरिटी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। बट जबकि अगर हम लोग ऊपर वाले सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड की बात करें, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में हमारे पास NS2 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनका, ये तीनों एलिमेंट्स का, बेरिलियम का बोरॉन से, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से और कैल्शियम का गैलियम से ज्यादा होता है। सिमिलरली NP3 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, फॉस्फोरस का सल्फर से ज्यादा होता है और आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी रेस्ट वही ट्रेंड आपको मिलता है। जो रेगुलरिटी हमें मिलती है
वो इरेगुलरिटीज हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर इन पोजीशंस पर। ठीक है, तो ट्रेंड में आप इन्हें स्विच कर सकते हैं एक दूसरे से, वो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको रेगुलर ट्रेंड बनाना है, ठीक है, तब तो आप क्या लिखें, लिथियम देन बोरॉन देन बेरिलियम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो सोडियम देन एल्यूमिनियम देन मैग्नीशियम सिलिकॉन सल्फर फॉस्फोरस क्लोरीन ऑर्गन, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, इस तरीके से आपको याद रखना आसान होता है कि फर्स्ट 3 में आपको इरेगुलरिटी शो करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और लास्ट के 2 में रेगुलर ट्रेंड रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वहां पे इफेक्ट नहीं होगा। रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स लोअर पीरियड्स में जाते जाते हैं, हमारे पास उनका साइज बढ़ते जाता है, उनके ऑर्बिटल्स में, उनके शेल्स में एनर्जी गैप उतना ही कम होते जाता है हमारे पास। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। तो यहाँ लिथियम देन बोरॉन देन बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड नियोन, इनमें ये होगा। नेक्स्ट सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन सल्फर phosphorus chlorine organ, and third one potassium kalium calcium germanium selenium arsenic bromine and krypton। ठीक है, ये आपके पास ट्रेंड है, और बाकी लास्ट के दोनों रेगुलर ट्रेंड है। इस तरफ जाने पर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। जो हम देखने वाले हैं वो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट वन, हमें पता है इस ट्रेंड के बेसिस पे कि हमारे पास पूरे पीरियड में सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी वो एल्कली मेटल्स की हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स in their respective period। सो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जिस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी जितना लो होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, और यही उसके लिए हमारे पास उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करता है। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी, दैट मीन्स हाई मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मतलब ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास इजीली आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इजी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। फेवरेबल कंडीशंस भी है, ये फेवरेबल कंडीशन भी है हमारे पास ये कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ये फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा
तो आप बोल सकते हो या तो उस एलिमेंट के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि वो इनर्ट गैस हो सकता है, ठीक है, या फिर वो हेलोजन हो सकता है। हमारे पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी शो करने वाले एलिमेंट जो है वो या तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, इनर्ट गैसेस हो सकते हैं या हेलोजेंस हो सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें, अगर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास वो एलिमेंट्स जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करेगा, ठीक है, मतलब उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, ठीक है, इसीलिए मेटल एटम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सिमिलरली अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेटल एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करेगा, उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम और मैग्नीशियम को। सोडियम के लिए अगर हम बात करें तो सोडियम में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 1, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पर एटम, ओके, सो 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इतना डिफरेंस है, इसीलिए सोडियम क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जबकि मैग्नीशियम के लिए अगर बात किया जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का जो डिफरेंस है मैग्नीशियम के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यही रीजन है कि मैग्नीशियम हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +2 ज्यादा स्टेबल। ये ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वैल्यू